हाय हेलो एवरीवन, हेलो माय किड्स, कैसे हो तुम सब। आई होप कि बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स तक को डिस्कस कर लिया था कि एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, जक्स्ट्रा मेडुलरी और कॉर्टिकल, कुछ कॉर्टेक्स रीजन में होंगी और कुछ कॉर्टेक्स रीजन में होने के साथ साथ उनका लूप ऑफ हेनले मेडुलरी रीजन में भी एक्सटेंड करेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि किसी एक नेफ्रॉन को अगर हम उठाकर देखें जो कि जक्स्ट्रा मेडुलरी है तो उसमें पर्टिकुलर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स या फिर कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सा पार्ट किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बना हुआ है। समझ पा रहे हो? तो आज हम उसी नेफ्रॉन के अंदर किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ब्लड से सारे चीज़ों को खींच करके फिल्ट्रेट बनाते हैं और फिर आगे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी थी जो कि हमारे ब्लड से फिल्ट्रेट में चली गई, उनको वापस से रीअब्जॉर्ब करना है और फाइनली किसका फॉर्मेशन करना है? यूरिन का फॉर्मेशन करना है। समझ पा रहे हो? तो चलो बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आखिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है और कितने स्टेप में होता है। अगर एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम देखें तो उसमें किस पार्ट तक हम यूरिन नहीं बोल सकते बेटा। ठीक है, क्योंकि जब नेफ्रॉन को देखोगे, ठीक है, जब नेफ्रॉन को बेटा देखोगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स था, बोमांस कैप्सूल, फिर ये थोड़ा कन्वुलेटेड हो जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, देन यही एक्सटेंड करता है नीचे, लूप ऑफ हेनले, और फिर डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड देन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। समझ पा रहे हो? तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो यहाँ पर फ्लूइड होगा, ठीक है, जो यहाँ पर फ्लूइड होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, यहाँ तक हम यूरिन नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम यूरिन नहीं बोलेंगे बेटा। यहाँ तक एक वर्ड यूज़ करेंगे, क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे बेटा? फिल्ट्रेट बोलेंगे। समझ पा रहे हो? यूरिन जब ये फ्लूइड यहाँ पर आ जाएगा तब हम कहेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम यूरिन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। समझ पा रहे हो इतना? ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं कि कैसे यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है और कौन कौन से फंडामेंटल स्टेप्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल स्टेप बेटा 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप हैं? तो जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है ये कहाँ होने वाला है? किडनी के अंदर और स्पेशली नेफ्रॉन्स में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फंडामेंटल कितने स्टेप हैं बेटा? 3 स्टेप हैं। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, जबकि दूसरा कौन सा है? दूसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, या फिर सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, अब सबसे पहले बारी आती है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दो। ये जो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका डायग्राम है? ये पूरा एक स्ट्रक्चर, इसको बेटा क्या बोला था हम लोगों ने? माल्फिजियन बॉडी। क्या बोला था? माल्फिजियन बॉडी। ठीक है, या फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को रीनल कार्पसल भी कहते हैं, रीनल कार्पसल। अब तुम ये कहोगे कि बताओ माल्फिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल किससे मिलकर के बना? तो ये बना होता है, एक तो ये हमारा बोमांस कैप्सूल और दूसरा
आर्टीरियोल या फिर ग्लोमेरुलस, ये अफरेंट आर्टीरियोल और ये इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। ये जो अंदर फाइन स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और बेटा आर्टीरियोल बोला यानी कि ये क्या है, आर्टरी है। और हम आर्टरी को पढ़ते हैं कि जब आर्टरी छोटे छोटे फाइन स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाती है तो क्या कहते हैं, कैपिलरी। क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। तो कभी कभी इन फाइन स्ट्रक्चर्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। समझ पा रहे हो क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस और इसके अंदर है कैपिलरीज, इसीलिए ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। लगा इतना समझ में बेटा? तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर और किस तरीके से अपना फंक्शन करेगा, जिससे कि क्या होगा बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है बेटा अफरेंट आर्टीरियोल, आर्टीरियोल, ठीक है। और अफरेंट आर्टीरियोल आने वाला, किस में आने वाला, बोमन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। फिर इसने बहुत सारे फाइन स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है। इन फाइन स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज, ठीक है, या फिर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। लगा इतना समझ में? अब फिर ये सारा इतना सारा जाल बना करके वापस एक ब्लड वेसल बोमन्स कैप्सूल से बाहर जाती हुई दिख रही है, जो कि एग्जिट ले रही है। और ई फॉर एग्जिट से मैंने तुम्हें बताया था कि याद रखोगे, दिस इज इफरेंट आर्टीरियोल, दिस इज इफरेंट आर्टीरियोल। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यही बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर के बेटा बनाते हैं माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कार्पसल, ठीक है। ये है तुम्हारा बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। लगा इतना समझ में बेटा, ठीक है। तो यहीं पर एक्चुअल जो ये हमारा अपैरेटस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माल्फिजियन बॉडी, यहीं पर एक्चुअल में होने वाला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्योंकि फिल्टर बेटा हमें किससे करना है, वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ घूम रहे हैं, हमारे ब्लड में घूम रहे हैं, ठीक है। कहाँ घूम रहे हैं, ब्लड में। और ब्लड को लेकर के कौन आ रहा है ये जो आर्टरी चली आ रही है, जिसको हम अफरेंट आर्टीरियोल बोल रहे हैं, यही सारे वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करके ले आ रही है, कहाँ, किडनी में, ठीक है। और फाइनली किसको फिल्टर करके पहुंचाना है यूरिन के फॉर्मेशन में, बोमन्स कैप्सूल को। तो ठीक है, तो इस तरीके से ग्लोमेरुलस है, ठीक है। और इस तरीके से है कौन, बोमन्स कैप्सूल। यहाँ से ब्लड के साथ वेस्ट प्रोडक्ट आए, अब यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में है उनको ये बोमन कैप्सूल में खींच लेना है। समझ पा रहे हो, ठीक है। ब्लड में घूम रहे हैं बेटा वेस्ट प्रोडक्ट। अगर एग्जांपल के तौर पे तुम कहते रहते हो यूरिया यूरिया यूरिया, ठीक है, तो यूरिया ही बोलो। यूरिया चली आ रही है ब्लड में, यहाँ पर है बहुत सारे फाइन स्ट्रक्चर, इस तरीके से ही तो दिख रहे हैं ना, ये कैपिलरीज ग्लोमेरुलस की, ठीक है। और इसी के साथ चले आ रहे हैं कौन, वेस्ट प्रोडक्ट। और इस तरीके से इसको घेरे हुए है बेटा बोमन्स कैप्सूल। अब यहीं से वेस्ट प्रोडक्ट्स को खींच लेना है, किस में, बोमन्स कैप्सूल में, जिससे कि ये नेफ्रॉन में आ जाए और फाइनली कहाँ जा पाए, कलेक्टिंग डक्ट में, और फॉर्मेशन हो पाए बेटा यूरिन का। लेकिन अब एक बात सुनो, जब कई सारी चीज़ें ब्लड में चल रही हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वेस्ट ही हो, ठीक है, कुछ एक न्यूट्रिएंट्स भी दौड़ रहे होंगे तुम्हारे ब्लड में। समझ पा रहे हो? तो बताओ, जब यहाँ पर कैपिलरीज से वेस्ट प्रोडक्ट को खींचा जाएगा, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, तो क्या ऐसा कोई वहाँ पे बैठा है कि जो देखे कि नहीं
तुम वेस्ट हो तुम आओ, तुम न्यूट्रिएंट हो तुम मत आओ, तुम वेस्ट हो आओ, न्यूट्रिएंट हो मत आओ। नो, ऐसा नहीं होता है। वेस्ट के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ फिल्टर हो करके पहुँच जाते हैं बोमांस कैप्सूल में। समझ पा रहे हो? और जो हमने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से खींच लिया जाएगा। समझ पा रहे हो? क्या होगा, यहाँ पर वेस्ट को ब्लड वेसल से बोमांस कैप्सूल में खींच लिया जाएगा। तो बताओ, यहाँ पर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं किसमें, बोमांस कैप्सूल में, जिसको बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दो। ये सपोज हमने बनाया ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इसके चारों तरफ इस तरीके ही से ही तो प्रेजेंट है ना बेटा, ये जो बोमांस कैप्सूल दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से ही तो प्रेजेंट है। अब ये जो इसकी अंदर वाली लाइनिंग है, ध्यान दो, अंदर वाली जो लाइनिंग है, यहाँ पर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स बेटा प्रेजेंट होते हैं। समझ पा रहे हो? जिनको क्या नाम देंगे? पोडोसाइट्स। क्या नाम देंगे? पोडोसाइट्स नाम देंगे। ठीक है, यही बहुत मेन रोल प्ले करते हैं किसमें? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। समझ पा रहे हो? इन्हीं से होकर के गुजरेंगे आपके क्या, जो बनाएंगे फिल्ट्रेट, जो होंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स। इस बात को तुम याद रखोगे कि वहाँ पर कोई भी चपरासी नहीं बैठा है जो देखेगा कि नहीं वेस्ट हो आ जाओ, न्यूट्रिएंट हो मत आओ। ठीक है, वेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी क्या होते हैं, यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाते हैं। समझ पा रहे हो इतनी बात को? ठीक है, अब बताओ, एक तो ये मेम्ब्रेन हो गई, किसकी मेम्ब्रेन? ग्लोमेरुलस की, जो ब्लड वेसल्स यानी कि जो कैपिलरीज हैं उनकी मेम्ब्रेन। एक बीच में खाली स्पेस जो कि जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर तीसरी ये सेल लेयर पोडोसाइट्स की। ठीक है, यही तीनों को मिला करके बोल देते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। लगा बेटा इतना समझ में? ठीक है, तो अब ज़रा सा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, देखो, अब हमने क्या कहा कि यहाँ से चीज़ों को खींच करके बोमांस कैप्सूल में लाना है। ठीक है, बोमांस कैप्सूल में लाना है। और जब अभी पहले एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना के बताया कि जब तक कलेक्टिंग डक्ट नहीं पहुँचेंगे तब तक यूरिन नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा? फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। समझ पा रहे हो? तो जो तुम्हारा फिल्ट्रेट है, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा ब्लड वेसल्स से? ठीक है, तो फिल्ट्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सबसे पहले जब हम कहते हैं कि जब एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज़ के लिए है? वेस्ट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यूरिया होगा इसमें बेटा, वाटर होगा, टॉक्सिन्स होंगे, विटामिन्स होंगे, ठीक है, वाइटामिन्स होंगे, फिर आपका ग्लूकोज होगा और अमाइनो एसिड होंगे, मिनरल्स होंगे, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। समझ पा रहे हो? ये क्या क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो कहाँ पे आ जाएंगी? फिल्टर होकर बोमांस कैप्सूल में, जिसको हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। यूरिन नहीं बोलेंगे अभी। समझ पा रहे हो इतना? तो देखो ध्यान दो, अब एक क्वेश्चन ये उठता है, जो क्वेश्चन बार बार बेटा पूछा भी जाता है कई सारे एग्जाम्स में, कि जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पर ब्लड ही तो आ रहा होगा, ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ से क्रॉस कर गई तो क्या ब्लड सेल्स भी क्रॉस करके फिल्ट्रेट में आ जाती हैं? नो, किसी भी टाइप की ब्लड सेल यहाँ पर क्रॉस होकर फिल्टर होकर फिल्ट्रेट में नहीं आती है। ठीक है, ना ही आरबीसी या ना ही डब्ल्यूबीसी, कोई भी सेल फिल्ट्रेट में प्रेजेंट नहीं होगी। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? दूसरा एक पॉइंट
कि जब हम ब्लड पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर एक प्लाज्मा पढ़ा था, एक पोर्शन क्या पढ़ा था, प्लाज्मा, और हमने उसमें 3 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ी थी, ठीक है, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। उन तीनों प्रोटीन्स में से भी कोई भी प्रोटीन यहाँ पर फिल्टर होकर नहीं आती है, ठीक है। तो क्या बेटा अब्सेंट होगा फिल्टरेट में, क्या अब्सेंट होगा, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, समझ पा रहे हो, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इतना समझ में लगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ से चीज़ों का मूव करके यहाँ आ जाना, बस। क्या क्या मूव करके आएगा, क्या क्या मूव करके नहीं आएगा, किसके थ्रू मूव करके आएगा, पोडोसाइट्स, लगा इतना समझ में, ठीक है। अब एक वर्ड बेटा बहुत फेमस है जो तुम बार बार चिल्लाते रहते हो, GFR, ठीक है। आखिर GFR क्या है, आखिर GFR क्या है, तो ये है ग्लोमेरुलर, F फॉर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि आखिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, तो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, ये वो है कि 1 मिनट में कोई किडनी कितने फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करती है। 1 मिनट में जो किडनी है वो फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट, समझ पा रहे हो, 1 मिनट में जो किडनी जितना फिल्ट्रेट बना देगी उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। और ये मेल और फीमेल के केस में अलग अलग होता है। अब ध्यान दो, आखिर जो GFR है वो मेल में अगर देखा जाए तो ये होता है 120 से 125 ml पर मिनट, ठीक है। इसी को अगर फीमेल के केस में देखें बेटा, फीमेल के केस में देखें तो देखते हैं लगभग 110 ml पर मिनट, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेल के केस में देखें तो 120 से 125 ml और फीमेल 110 ml, समझ पा रहे हो। GFR सबको समझ में लगा। ग्लोमेरुलर मतलब ये स्ट्रक्चर, और इससे कितना फिल्ट्रेट बन रहा है 1 मिनट में, और यहाँ पर मेल और फीमेल के केस में भी ये डेटा अलग अलग होता है। अब ध्यान दो, अगर 1 मिनट में 120 ml हम ले लें तो बताओ 1 दिन में लगभग कितना फिल्ट्रेट बनेगा, 1 डे फिल्ट्रेट, ठीक है। तो हम ऑन एन एवरेज एक बोलते हैं कि 180 लीटर्स, 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है बेटा, समझ पा रहे हो, 180 लीटर फिल्ट्रेट। लेकिन क्या तुम 180 लीटर यूरिन रिलीज करते हो दिन में, बताओ, 180 लीटर यूरिन रिलीज करते हो, नो, ठीक है। तो अब ज़रा फिर से ध्यान दो, इसमें से 180 लीटर में से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, 99% रीअब्जॉर्प्शन। बचा कितना बेटा, ओनली 1% मेक्स यूरिन, सिर्फ 1% ही यूरिन बनाएगा, और वो 1% कितना हो जाएगा, ऑन एन एवरेज अगर 180 का 1% निकालें तो 1.8 लीटर आएगा। तो ऑन एन एवरेज हम कहते हैं 1.5 से 1.8 लीटर यूरिन रिलीज करता है एक इंसान पर डे। लगा इतना समझ में, क्या है आखिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
और किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें बोमांस कैप्सूल में आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो अब ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने सेकेंड और थर्ड स्टेप की, जो कि क्या था बेटा? रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। क्या बताया कि वहाँ पे कोई चपरासी नहीं बैठा है कि जो देखेगा कि भैया न्यूट्रिएंट्स मत आओ, सिर्फ वेस्ट आओ। ठीक है, तो अब बताओ न्यूट्रिएंट्स भी चले गए फिल्ट्रेट में, जैसे कि पीछे लिखा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। अब बताओ उनको रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ज़रा इस डायग्राम पे ध्यान दो और सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक में जहाँ पर ये डायग्राम बना है वहीं पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, जितने एरो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, जितने एरो ये ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, ये सब क्या है? रीअब्जॉर्प्शन है। और जितने एरो ये दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ जाते हुए, ठीक है, वो क्या है? सिक्रीशन है। अब दूसरी चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर एक तो ये सेगमेंट है जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दिखा रहा है, और दूसरा ये सेगमेंट है जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दिखा रहा है, और तीसरा एक ये सेगमेंट है जो एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जब हमने बेटा पिछली क्लास में तुम्हें बताया कि ये जो रीजन है ये क्या है बेटा? पीसीटी है। क्या है? पीसीटी। अब हमने कहा था कि नॉर्मल कंडीशन में जब तुम एक अच्छी मात्रा में पानी पी रहे हो, ठीक है, बॉडी में वाटर की कमी नहीं है, तो जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होगा? पीसीटी में। और साथ साथ ये भी कहा कि पीसीटी में ही मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो बताओ नॉर्मल कंडीशन में रीअब्जॉर्प्शन कहाँ चल रहा होगा? पीसीटी में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अब ये जो दो सेगमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, अब एक नॉर्मल कंडीशन थी, फिर तुमने प्रण लिया कि मैं आज पानी नहीं पीऊँगा, मैं एकदम निर्जला व्रत रखूँगा, आज मेरा निर्जला व्रत है। तब क्या होगा? बॉडी को तो पानी चाहिए बेटा, तुम पी नहीं रहे हो, तुम अड़े हुए हो जिद पे कि अपन नहीं पिएंगे, अपन का व्रत है, तो बताओ बॉडी क्या करेगी? तब ये जो सेगमेंट है बेटा, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और ये रीअब्जॉर्प्शन देखने को कब मिलेगा? जब बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम फिर काम करेगा। क्योंकि जब तुमने जिद पकड़ ली तो बॉडी तो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी ना, वो तो कहेगी भैया अपन को तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखनी है, तो वहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम काम करेंगे। अभी आगे बताएंगे कि कौन सा कंट्रोलिंग सिस्टम। तब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ट्रिगर होगा और इस सेगमेंट में रीअब्जॉर्प्शन ट्रिगर होगा। तो बताओ यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई हुई? कंडीशन ये अप्लाई हुई कि जब तुम कम मात्रा में पानी पियोगे या फिर पानी नहीं पियोगे, बॉडी में पानी की कमी है। तो बताओ ये जो डीसीटी वाला है और ये जो कलेक्टिंग डक्ट वाला रीअब्जॉर्प्शन है, इसको किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इसको बेटा कहते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। समझ पा रहे हो? ठीक है, नॉर्मल किधर हो रहा है? पीसीटी में, उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपना काम कर रहा है, धड़ल्ले से करता रहेगा। लेकिन जब कंट्रोलिंग सिस्टम आएगा तो कहाँ वर्क करेगा? डीसीटी पर और कलेक्टिंग डक्ट पर। ठीक है, और यहाँ पर भी काम करेगा और कहेगा जितना काम कर रहे हो इससे ज़्यादा काम करो। समझ पा रहे हो? तो इतना ज़रा सा ये इन तीन सेगमेंट्स पर ध्यान दो। ठीक है, अब ज़रा सा देखो, अब अगर बात करें सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन की, किसकी बात करें बेटा? सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमने क्या कहा? एक तो नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन है, दूसरा कंडीशनल, दूसरा कंडीशनल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो
एक तो नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन, नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या क्या रीअब्जॉर्ब कर लेंगे बेटा, तो ज़रा सा ध्यान दो, क्या क्या रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो जितने एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी कि नेफ्रॉन से निकाल ले रहे हैं हम ये चीज़ें, यानी कि रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला इसको देख देख कर ही लिखोगे तब भी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और पोटेशियम, ठीक है। तो ये हुआ नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन। अब बात सुनो, अब जब तुमने वही वाला व्रत रखा बेटा निर्जला वाला, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन आया, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। क्या क्या होगा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पर भी वाटर, ठीक है, समझ पा रहे हो। इधर भी वाटर होगा यार, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं अपनी तरफ से। अच्छा ये लिखा है, ओके सॉरी बेटा सॉरी, ठीक है। देखा इतना तुमने, तो ये क्या हुआ रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब यहाँ पर एक चीज़ बेटा पूछी जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होती हैं और कौन कौन सी पैसिवली, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव मतलब जिसमें एनर्जी लगानी पड़े और पैसिव जिसमें एनर्जी ना लगानी पड़े, ठीक है। तो देखो जो रीअब्जॉर्प्शन है, जो रीअब्जॉर्प्शन है ये कैसा होगा, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा, ठीक है। तो बताओ जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो किसका होगा, ग्लूकोज का, ग्लूकोज अमीनो एसिड, ठीक है। और पैसिवली कौन एब्जॉर्ब होता है, वाटर, यूरिया, ठीक है। और एक यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो तुम्हारा सोडियम है बाय बोथ मेथड्स एक्टिवली भी रीअब्जॉर्ब हो सकता है और पैसिवली भी रीअब्जॉर्ब हो सकता है। समझ पा रहे हो। तो जब भी तुमसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा रीअब्जॉर्प्शन का, तो जो ये वाला यहाँ पर जो सेगमेंट है, जो सेगमेंट इतना है, इसको तुम याद रखोगे नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन में, और इस सेगमेंट को तुम याद रखोगे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में। और ये इधर यूरिया और इधर वाटर, ये तीन सेगमेंट किसके हो गए, रीअब्जॉर्प्शन के। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और ध्यान देने की है, यहाँ पर ध्यान दो, जब बॉडी में पानी की कमी होती है बेटा और यहाँ पर बॉडी का कंट्रोल सिस्टम काम करता है, तो जो कलेक्टिंग डक्ट है ये परमिएबल हो जाती है यूरिया के लिए, यानी कि जो यूरिया जा रहा था बढ़िया आराम से यूरिन में, वो भी वापस आ गया। याद रखोगे इस चीज़ को, किसके लिए परमिएबल हो जाती है, यूरिया के लिए। तो कितने सेगमेंट हुए बेटा, कितने सेगमेंट हुए रीअब्जॉर्प्शन के, ये तीन सेगमेंट को तुम्हें रीअब्जॉर्प्शन के केस में याद रखना है, ठीक है। अब बात करो कि आखिर सिक्रीशन क्या चीज़ है, आखिर सिक्रीशन क्या है। सिक्रीशन मतलब नेफ्रॉन में सिक्रीट करना है चीज़ों को। यहाँ से नेफ्रॉन से खींच लिया था, रीअब्जॉर्प्शन बोला, अब नेफ्रॉन में चीज़ों को सिक्रीट करेंगे। और कहाँ से सिक्रीट करेंगे, तो यहाँ पर बॉडी के इंटरस्टिशियम से या फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम से क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। तो देखो सिक्रीशन के ये सेगमेंट दिख रहे हैं ना बेटा, ये ठीक है, ये क्या है, सिक्रीशन है। क्या बोलेंगे, सिक्रीशन। और जब हमने रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा तो कहा एक्टिव है और पैसिव है, और जब सोडियम की बात की तो कहा दोनों तरीके से रीअब्जॉर्ब
हो सकता है। लेकिन बेटा जब सिक्रीशन की बात करेंगे जब सिक्रीशन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सिक्रीशन सिर्फ और सिर्फ एक्टिवली होता है, ठीक है, ओनली एक्टिव प्रोसेस, समझ पा रहे हो, ऑफ सिक्रीशन। और सिक्रीशन देखो किसका किसका हो रहा है, प्रोटॉन्स का और अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, देखो ये प्रोटॉन सिक्रीट हो रहे हैं, ये प्रोटॉन सिक्रीट हो रहे हैं, और जहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है वहाँ का नेचर एसिडिक होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से नेफ्रॉन में किसका सिक्रीशन हो रहा है बेटा, सिक्रीशन ऑफ प्रोटॉन्स। इसी वजह से जो ह्यूमन यूरिन है उसका नेचर स्लाइटली एसिडिक होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो सिक्रीशन हो गया। तो सिक्रीशन के केस में तुम्हें कौन कौन से सेगमेंट याद रखने हैं, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। अब बताओ क्या तुम्हें इतना सब समझ में आया, कितने स्टेप थे बेटा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। और यहाँ पर हमने कंडीशन पढ़ी कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नॉर्मल कंडीशन में होगा, जबकि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में कब होगा, जब कोई कंडीशन अप्लाई होगी, यानी कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बढ़िया पानी पी रहे हो, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया ज़रूरी चीज़ों का, आराम से यूरिन बन करके जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट में, फिर कैलाइसिस से होते हुए रिनल पेल्विस से होते हुए कहाँ जाएगा, यूरेटर में और यूनरी ब्लैडर में और बॉडी से बाहर, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर जब हमने पढ़ा कि ये जो लूप ऑफ हेनले है बेटा, ये जो लूप ऑफ हेनले है, अब जब हमने इसका फंक्शन पढ़ा तो हमने क्या कहा कि इसका फंक्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन। तो आखिर किस तरीके से ये लूप ऑफ हेनले मदद करता है यूरिन के कंसंट्रेशन में, ठीक है, ये चीज़ अब हम आगे पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ को तुम याद रखोगे कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये होता है परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर, यानी कि यहाँ से वाटर बाहर रिलीज हो सकता है, परमिएबल टू वाटर, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार बताया था बेटा कि वाटर चैनल्स होते हैं और उनका क्या नाम, एक्वापोरेंस। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ये किसके लिए परमिएबल है, परमिएबल टू आयंस, टू आयंस, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पर आखिर यूरिन कंसंट्रेट हुआ तो किस तरीके से हुआ और उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, तो इस मैकेनिज्म को बहुत ही प्यारे नाम से जाना जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो आ जाते हैं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म पे, और सबसे पहले तुम अपने एनसीईआरटी का वो डायग्राम निकालो और देखो, वहाँ पर इस तरीके से नेफ्रॉन बनी है बेटा, और साइड में एक स्ट्रक्चर बना है वाजा रेक्टा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बेटा जो वाजा रेक्टा है वो कहाँ पे होती है, तो ज़रा सा ध्यान दो, ये बेटा अलग से नहीं होती जिस तरीके से बुक में बना रखी है, तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान देंगे और उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आया हमारा अफरेंट आर्टीरियोल, इसने बनाया ग्लोमेरुलस और एग्जिट लिया इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। इसी को यहाँ पर घेरे हुए है कौन, बोमांस कैप्सूल, ठीक है, बोमांस कैप्सूल ये घेरे हुए है और ये इस तरीके से कन्वुलेटेड है और यहाँ पर ये, ठीक है, और यही नीचे गया लूप ऑफ हेनले बनाया, लूप ऑफ हेनले, और फिर आगे ये और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, नेफ्रॉन हो गया, क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो
निकली थी कौन, इफरेंट आर्टीरियोल, यही यहाँ पर इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, और यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल रन करेगी किसके, लूप ऑफ हेनले के, ये इस तरीके से रन करेगी। समझ पा रहे हो, जो वाजा रेक्टा उठा करके इधर बना दी है, जिसमें से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया, वो इस तरीके से होती है। ठीक है, ये क्या है, ये वही इफरेंट आर्टीरियोल है जिसने यहाँ पर बोमैन कैप्सूल से एग्जिट लिया था। समझ पा रहे हो, वही कंटिन्यू होकर के इस तरीके से वाजा रेक्टा बनाएगी। तो इतना डायग्राम ज़रा सा तुम बनाओ अपनी कॉपी में, फिर मैं इसको रफ करूँगी और आगे तुमको समझाऊंगी कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके इतना डायग्राम बना लेना। अब सुनो, थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे बेटा, जिससे कि समझ में आए कि आखिर कंसंट्रेशन हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ से बेटा शुरू करते हैं। ये अफरेंट आई बनाया और एग्जिट लिया। ठीक है, फिर हमने बनाया अपना बोमान्स कैप्सूल, बनाएंगे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पर अब थोड़ा सा मोटा करके बनाएंगे। ठीक है, ये जिससे कि इसके अंदर हम चीज़ों को लिख सकें। ये है बेटा लूप ऑफ हेनले। क्या है, लूप ऑफ हेनले है। देखो सभी ध्यान से बनाएंगे अपनी कॉपी में, ये लूप ऑफ हेनले, और बाद में ये लगा समझ में इतना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और यही आगे होगा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ज़रा सा ध्यान दो, जैसे कि बताया कि ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है यही आगे जा कर के क्या बनाएगी, वाजा रेक्टा, और वाजा रेक्टा को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा मोटा करके बनाएंगे, जिससे कि इसके अंदर चीज़ों को लिख सकें, इसके अंदर चीज़ों को लिख सकें। ठीक है, देखो ये हो गई वाजा रेक्टा। आया समझ में बेटा इतना? ठीक है, और यही आगे इधर ऐसे हो जाएगी। तो देखो ज़रा सा बेटा यहाँ पे ध्यान दो। देखो अब क्या हुआ, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जो ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड है, ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड है, वो कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल। ठीक है, कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल। तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा। ठीक है, तो जब फिल्ट्रेट बना तो उसकी ऑस्मोलरिटी भी कितनी थी, 300 मिली ऑस्मोल थी। समझ पा रहे हो? अब ध्यान दो, हमने क्या कहा पिछले डायग्राम में हमने क्या कहा कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है परमिएबल टू वाटर। ठीक है, परमिएबल टू वाटर। तो बताओ जैसे जैसे ये डिसेंडिंग लिम्ब नीचे जाएगा वाटर के लिए परमिएबल है, तो बताओ यहाँ पर वाटर निकलता जाएगा या फिर नहीं, यहाँ पर वाटर निकलता जाएगा। ठीक है, अब बताओ किसी भी फ्लूइड से अगर वाटर को निकालते रहो तो उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी या फिर कम होगी, बढ़ेगी। एक ग्लास में तुमने खूब सारा नमक घोल लिया। ठीक है, क्या घोल लिया, नमक। अब चलो नमक को छोड़ दो, तुमने शरबत बना लिया, चीनी घोल ली। अब बताओ अगर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को खींचते चले जाओगे तो वो गाढ़ा होता जाएगा या फिर नहीं, बिल्कुल होता जाएगा। अब देखो वाटर तो यहाँ निकलता चला जा रहा है, तो ऑस्मोलरिटी बढ़ती चली जाएगी बेटा। कितनी, 400, 600, 800, 1000, 1200। भावुक नहीं होना है कि अब तो मैं पूरी गिनती लिख डालूंगा। ठीक है,
सिर्फ कहाँ तक जाना है, 1200 तक, ठीक है। कहाँ से चले से, 300। अब बताओ ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड कितनी बताई बेटा, 300 मिली ऑस्मोल, और जबकि यहाँ पर कितना पहुँच गए, 1200 मिली ऑस्मोल। तो बताओ कि जो लूप ऑफ हेनले है वो इन कंपैरिजन विद ब्लड ऑस्मोलरिटी कितने टाइम्स मोर ऑस्मोलरिटी को क्रिएट कर सकता है, 4 टाइम्स। समझ पा रहे हो, 4 टाइम्स, ठीक है। 4 गुना ज़्यादा ऑस्मोलरिटी है यहाँ पर, किससे, जो तुम्हारे ब्लड की नॉर्मल ऑस्मोलरिटी है। समझ पा रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब फिर से वापस चलो ज़रा, फिर से वापस चलो, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच गए ना, यू पिन पे पहुँच गए। अब यू पिन से हमने क्या कहा कि जो असेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल टू आयंस है। किसके लिए परमिएबल है, आयंस के लिए। तो अब ज़रा ध्यान दो, अब यहाँ पर परमिएबिलिटी किसके लिए है, आयंस के लिए। तो बताओ आयंस बाहर आने लगेंगे ना, आयंस बाहर आने लगेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो अब बताओ यहाँ पर जब शरबत से तुमने सिर्फ पानी पानी खींचा तो शरबत गाढ़ा होने लगा। अब तुम शरबत से अपने दूसरे चीज़ें भी खींच लो, यानी कि चीनी का एग्जांपल दिया था ना, उस चीनी के मॉलिक्यूल्स भी बाहर खींच लो। तो बताओ पतला होना शुरू होगा कि नहीं, ठीक है। सिर्फ वाटर बाहर खींच लिया तो ऑस्मोलरिटी बढ़ी, लेकिन अब सॉल्ट्स को भी बाहर खींच रहे हैं, यानी कि आयंस को भी खींच रहे हैं। तो बताओ ऑस्मोलरिटी कम होगी या फिर नहीं, कम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर कम होना शुरू, फिर यहाँ पर 1000, 800, 600, 400, 300, और नॉर्मल कंडीशन में जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो 200 ऑस्मोलरिटी बचती है। समझ पा रहे हो। तो बताओ नॉर्मल कंडीशन में जो फिल्ट्रेट यहाँ पर पहुँचा DCT पर, वो इन कंपैरिजन ऑफ ब्लड हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, या फिर आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो ध्यान दो ज़रा, यहाँ ये कैसा है बेटा, हाइपोटोनिक टू ब्लड, ब्लड के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक है, क्योंकि ब्लड की कितनी 300, यहाँ पर कितनी बची 200। अब जो फिल्ट्रेट यहाँ पर PCT में है, ये कैसा है ब्लड के कंपैरिजन में, आइसोटोनिक है। कैसा है बेटा, आइसोटोनिक, ठीक है। और यहाँ यूपिन में हाइपरटोनिक, कितने टाइम हाइपरटोनिक, 4 टाइम्स, ठीक है। याद रखोगे ना इसको, हाइपरटोनिक, लगा समझ में इतना, 4 टाइम्स यहाँ पर लिख लो हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ज़रा सा ध्यान दो इधर। अब बात करते हैं कि यहाँ पर काउंटर करंट क्यों बोला, आखिर वाजा रेक्टा यहाँ पर चल रही है तो क्यों चल रही है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जो ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड है वो कितनी है बेटा, 300, कितनी है 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ रन करेगी जस्ट पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, तो ये क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन शुरू करेगी। क्या शुरू करेगी, एब्जॉर्प्शन इन्हीं आयंस का। देखो जो आयंस लूप ऑफ हेनले से निकले थे उनको वापस किस में भेज रहे हैं, वाजा रेक्टा में, यानी कि ब्लड वेसल में, क्योंकि रीअब्जॉर्ब करके यहाँ किडनी में रखे रखे क्या करना है, कोई काम नहीं, ब्लड वेसल में भेजना पड़ेगा जिससे कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर यूज़ हो सके, ठीक है। तो ये जब ये आयंस यहाँ पर ब्लड वेसल में यानी कि वाजा रेक्टा में पहुँचे तो बताओ ऑस्मोलरिटी बढ़ना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी, और ये भी 400, 600, 800, 1000 और 1200। समझ पा रहे हो। अब फिर से ध्यान दो, जो इधर वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब किया गया था उसको किस में भेजना है, वापस यहाँ ब्लड में,
क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब करके ज़रूरत किसको है, बॉडी को, किडनी को सिर्फ ज़रूरत नहीं है। तो किडनी में रखे रखे क्या सड़ाना है, पूरी शरीर में सप्लाई करना है, तो यहाँ पर ब्लड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो सुनो ज़रा इधर, 1200 हो गया। तो अब वही वाला कॉन्सेप्ट, जब पानी भी अंदर आने लगा तो क्या होगा, पतला होना शुरू होगा ना सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो ब्लड है उसमें वाटर एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पर फिर से कम होगी, 1000, 800, 600 और 300। तो बताओ 300 से चले थे, 300 पे पहुँच गए, ठीक है, 600, 400, 300, ठीक है, 300 से चले थे, 300 पे वापस पहुंच गए। यानी कि जो ब्लड अब यहाँ से निकलेगा उसकी ऑस्मोलरिटी पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों। आया क्या इतना तुम्हें समझ में? ठीक है, तो वाजा रेक्टा जस्ट पैरेलल यहाँ पर प्रेजेंट होती है किसके, लूप ऑफ हेनले के। अब तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आखिर इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बोला। तो बेटा काउंटर करंट का मतलब क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर स्पेस में दो ट्यूब्स में किसका फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का। एक फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जबकि दूसरा इस डायरेक्शन में। इसी को कहते हैं एक ये करंट और दूसरा इसका अपोजिट करंट, इसी वजह से कह दिया काउंटर करंट। आया समझ में? तो देखो जब फिल्ट्रेट बेटा आ रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर यही फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर यही फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ब्लड देखो अफ्रंट आर्टेरियोल यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ब्लड बेटा यहीं पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ से होते हुए इस ट्यूब में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये दो ट्यूब्स है ना, ट्यूब नंबर 1 और ट्यूब नंबर 2 एक ही जगह पर है बेटा, लेकिन इसमें करंट नीचे की तरफ यानी कि फ्लूइड का बहाव नीचे की तरफ, जबकि इसमें फ्लूइड का बहाव ऊपर की तरफ। हो गया ना काउंटर करंट। दो ट्यूब्स हैं एक ही जगह पर है, एक में फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में है और उसी के पैरेलल जो है उसमें फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में है, इसी को कहते हैं काउंटर करंट। तो ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक काउंटर करंट हो गया? हो गया ना, ये हो गया पहला काउंटर करंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एक काउंटर करंट है, यहाँ पर चढ़ रहा है फिल्ट्रेट जबकि ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, काउंटर करंट नंबर 2, ठीक है। अब नेफ्रॉन के भी जो लूप ऑफ हेनले उसके दो लिम्ब के बीच में भी काउंटर करंट है, क्योंकि एक लिम्ब में फ्लूइड नीचे दूसरे लिम्ब में फ्लूइड ऊपर। तो तीसरा काउंटर करंट बेटा ये हो गया। क्या समझ में आया तुम्हें काउंटर करंट? ठीक है, याद रखोगे इसको। इस तरीके से होता है कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो देखो लूप ऑफ हेनले किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है और साथ ही साथ में जो वाजा रेक्टा है वो किस तरीके से रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो तुम्हारी बुक में इस तरीके से डायग्राम दिया है लूप ऑफ हेनले और बगल में बनाए हैं वाजा रेक्टा, वो ऐसे ना हो करके ऐसे होती है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्मोलरिटी को तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और भावुक नहीं होना है कि हम अब पूरी गिनती लिख डालेंगे, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आया समझ में काउंटर करंट मैकेनिज्म सबको? तो ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है बेटा रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। रेगुलेशन क्या है कि तुमने कब कम पानी पिया, कब ज़्यादा पानी पिया, उस तरीके से अपना बॉडी अपना कंट्रोल बनाए रखती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 सिस्टम हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से जो पहले 2 सिस्टम हैं रास एंड एडियस सिस्टम, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ाते हैं यानी डायूरेसिस को कम करते हैं, जबकि जो एएनएफ है
वो डायूरेसिस को प्रमोट करता है। समझ पा रहे हो इतनी चीज़ें? तो ज़रा सा ध्यान दो, ज़रा सा ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। तो एक सिस्टम हो गया रास। रास का मतलब क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। अब ये कब काम करेगा? वही काम करेगा बेटा ये जब तुमने निर्जला व्रत रखा है, ठीक है। तो जब GFR कम होगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम कैसा होगा? कम होगा, और ब्लड प्रेशर भी कम होगा, तब क्या होगा? ये सिस्टम काम करना शुरू करेगा। सिस्टम को पता चल चुका है कि बेटा तुमने व्रत रख लिया है। क्या रख लिया है? व्रत, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा, ज़रा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। ये जो ग्लोमेरुलस था, यहीं पर प्रेजेंट होता है एक स्पेशल अपरेटस, एक स्पेशल अपरेटस जिसे बोलते हैं JGA, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ये इसीलिए बैठा रहता है कि देखता रहे GFR ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब जैसे यहाँ GFR कम होगा, अब GFR कम क्यों होगा? तुमने कम पानी पिया है, ब्लड वॉल्यूम घटेगा, और ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा, और खेल सारा यहाँ प्रेशर का ही है, ठीक है। जब प्रेशर ही नहीं आ रहा ब्लड के साथ, तो चीज़ें यहाँ पर फिल्टर होनी थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और स्पीड कम हुई तो GFR कम हुआ, और यहीं पर GFR को चेक करने कौन बैठा है? JGA। समझ पा रहे हो कौन बैठा है? JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। तो देखो यहाँ पर अब ध्यान दो, अब समझ में आएगा। जैसे ही GFR कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम घटा या BP घटा, तो कौन एक्टिवेट हुआ? JGA सेल्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है। जो JGA सेल्स थे बेटा एक्टिवेट हुए, ठीक है। JGA सेल्स एक्टिवेट हुए। अब इन्होंने कहा भैया दिक्कत का समय है, पानी को बचाने की ज़रूरत। अब जो एक्टिवेट हुए तो इन्होंने रिलीज़ किया रेनिन। क्या रिलीज़ किया? रेनिन। समझ पा रहे हो इतना? जब ये रेनिन रिलीज़ किया तो ये रेनिन क्या करेगा? अब ये रेनिन आगे जाएगा और कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1 में। समझ पा रहे हो? किसको? एंजियोटेंसिनोजन को बेटा कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। किसने कन्वर्ट किया? रेनिन ने। कन्वर्ट, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक और पॉइंट कि जो ये एंजियोटेंसिनोजन है ये कहाँ होता है बेटा? तो ये होता है प्रेजेंट इन ब्लड, प्रेजेंट इन ब्लड, खून में घूमता रहता है, लेकिन बनता कहाँ है? लिवर में। कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। सिंथेसिस इन लीवर। समझ पा रहे हो? इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 में, और कन्वर्ट करने कौन आएगा? कन्वर्ट करने आएगा ACE। कौन आएगा? ACE। और ACE क्या है? ACE है बेटा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। और ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है? लंग से आता है, फ्रॉम लंग्स, ठीक है। इतना समझ में लगा? अब किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? एंजियोटेंसिनोजन
एंजियोटेंसिन में, सॉरी, एंजियोटेंसिन 2 में। अब हम कहते हैं कि जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। और जब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा तो बताओ बीपी बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पर जीएफआर भी मेंटेन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब एंजियोटेंसिन 2 कहाँ जाएगा बेटा? एड्रिनल ग्लैंड जाएगा। कहाँ जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट कराएगा एल्डोस्टेरॉन को, एल्डोस्टेरॉन को। और ये एल्डोस्टेरॉन वर्क करेगा डीसीटी पर और ट्रिगर करेगा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। आ गया ना वही वाला वर्ड जो हम उतनी देर से कहते चले आ रहे हैं कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बॉडी कंट्रोल सिस्टम के केस में ही होगा। ठीक है, दूसरी तरफ ये वर्क करेगा पीसीटी पर भी। किस पर वर्क करेगा? पीसीटी पर। और कहेगा नॉर्मली जितना काम कर रहे थे अब उससे ज़्यादा काम करो। ठीक है, मोर रीअब्जॉर्प्शन, मोर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम था? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, पहले रेनिन आया, एंजियोटेंसिन आया, फिर कौन आया? एल्डोस्टेरॉन। और इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं रास। अब यहाँ पर एक पार्टीशन लगाएंगे और अपने एडीएच वाले सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, अभी अगली स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पर एडीएच सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। ये भी बेटा जब तुमने व्रत रखा तभी काम करेगा, यानी कि जब जीएफआर कम होगा, बीपी कम होगा, या फिर ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो इतना? तो क्या होगा? एडीएच सिस्टम काम करेगा। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर क्या होगा? वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, जब बॉडी में वाटर की कमी होगी तो बताओ यहाँ पर ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी या फिर कम होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड वेसल है ना बेटा, इसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। और जैसे ही ऑस्मोलरिटी बढ़ती है ये रिसेप्टर्स चमक जाते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। तो देखो यहाँ पर ब्लड की ऑस्मोलरिटी जब होगी इंक्रीज तो कौन एक्टिवेट होंगे? एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर को क्या किया? एक्टिवेट किया। ये सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस में, सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, थैलेमस। और सिक्रीशन ऑफ एडीएच कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। जब सिंथेसिस ऑफ एडीएच कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में। और जबकि इसका सिक्रीशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा सिक्रीशन ऑफ एडीएच फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, अब एडीएच आ गया, ये काम करेगा बेटा डीसीटी पर भी काम करता है और ये कलेक्टिंग डक्ट पर भी काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और दोनों जगह ये ट्रिगर कराएगा रीएब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, लगा समझ में एडीएच सिस्टम? अब ज़रा एक स्लाइड ऐड करते हैं जिस पर एएनएफ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे एएनएफ। अब एएनएफ बेटा उल्टा है। अब तुमने व्रत खोल लिया है
और बहुत सारा पानी पीते ही चले जा रहे हो, पीते ही चले जा रहे हो, बोलो मेरे को तो बहुत प्यास लगी है, आज दुनिया का सारे पानी ख़त्म कर दूंगा पी पी कर। समझ पा रहे हो? वैसे ही बेटा धरती पे पानी की कमी है और तुम इस तरीके के प्रण मत लिया करो, ठीक है, कि आज सारा पानी ख़त्म कर दूंगा। धरती पे पानी की कमी है बेटा, दूसरे लोगों को भी पानी पीने का मौका दो। तुमने बहुत पानी पिया, बहुत पानी पिया तो बेटा यानी कि GFR भी उस टाइम बढ़ा होगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा होगा और BP भी बढ़ा होगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा होगा तो ब्लड अल्टीमेट पंप कहाँ से होना है? हार्ट से। तो बताओ ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है तो हार्ट में भी भर भर के ब्लड जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन चमकता है बेटा? यहाँ पर कौन चमकता है? तो चमकेगा तुम्हारा हार्ट। और हार्ट का भी कौन सा सिस्टम? एट्रिया। कौन सा सिस्टम? एट्रिया। इसीलिए इसका नाम है ANF, एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है। अब हार्ट बेटा चमक गया, ये बनाएगा ANF, ठीक है। अब ANF बताओ क्या क्या काम करेगा? तो बताओ, ये है पहली बात तो वेजोडाइलेटर, वेजोडाइलेटर यानी कि चौड़ा कर देगा बेटा ब्लड वेसल्स को। जब चौड़ा कर देगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये इनहिबिट करेगा रेनिन को। किसको? रेनिन को। तीसरी बात, ये इनहिबिट करेगा ADH को, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो ANF बताओ क्या क्या कर रहा है? वेजो डायलेटर है, तुम्हारी ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देगा, रेनिन को इनहिबिट करेगा, ADH को इनहिबिट करेगा और प्रमोट किसको करेगा? प्रमोट डायूरेसिस, यानी कि तुमको बार बार बेटा यूरिन रिलीज करने जाना पड़ेगा, डायूरेसिस। समझ पा रहे हो? इतना समझ पा रहे हो? ठीक है। तो देख रहे हो किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है। तुमने पानी नहीं पिया तो दो जन आ गए कि भैया अब तो पानी बचा लूँगा। अब तुमने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, कहा कि अब सारा पानी ख़त्म कर दूंगा, तो कौन बोला? हार्ट, क्योंकि बेचारा मजबूर है, भर भर के वहाँ पे ब्लड जा रहा है, ब्लड का वॉल्यूम बहुत बढ़ा हुआ है। उसने कहा भैया बस करो, अब हमको काम करने दो, हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल एकदम भरे जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा। तो ये था रेगुलेशन। अब आता है प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन। क्या है मिक्सचुरेशन? मिक्सचुरेशन क्या है? तो ज़रा सा ध्यान दो। मिक्सचुरेशन बेटा है रिलीज ऑफ यूरिन, रिलीज ऑफ यूरिन आउट फ्रॉम द बॉडी वाया यूरेथ्रा, ठीक है। जब मिक्सचुरेशन का रिफ्लेक्स आया, तुमको लगा कि अपने को यूरिन रिलीज करने जाना है और तुम गए और वहाँ पे यूरिन रिलीज हो गया बॉडी से, उसी को कह दिया मिक्सचुरेशन, ठीक है। तो क्या है मिक्सचुरेशन? रिलीज ऑफ यूरिन आउट फ्रॉम बॉडी वाया यूरेथ्रा, वाया यूरेथ्रा। लगा इतना समझ में? अब एक टर्म दिया है बेटा हीमोडायलाइजर। तुमने सुना होगा कि डायलिसिस पे हैं, डायलिसिस पे हैं, पर्टिकुलर पर्सन डायलिसिस पे हैं, ठीक है। तो जिनकी बेटा किडनी फेल हो जाती हैं, किडनी फेल हो जाती हैं, तो उनको एक हीमोडायलाइजर की हेल्प से क्या किया जाता है? जो काम किडनी कर रही थी तुम्हारे एक्सक्रीशन के लिए, जितना भी अभी हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये फंक्शन, वो फंक्शन, वो सारा कौन करेगा? हीमोडायलाइजर। और इसी को इसी वजह से क्या कहते हैं बेटा? आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक बचता है डिसऑर्डर्स, यानी कि डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक हमारा जो ऑर्गन है एक ऑर्डर में काम कर रहा था, उसी में ऑल्टरेशन हो गया, तो क्या कह दिया? डिसऑर्डर। अब बात करो सबसे पहले डिसऑर्डर की, जो कि है यूरेमिया। अब यूरेमिया और किडनी फेल्योर दोनों में ही बेटा लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है। लेकिन जो यूरेमिया है, यहाँ पर जो किडनी का फंक्शन है वो पूरी तरीके से लॉस नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा काम किडनी कर रही है, थोड़ा थोड़ा काम नहीं कर रही है।
अच्छे से काम नहीं कर रही है, परफेक्टली काम नहीं कर रही है, जिससे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं तुम्हारे ब्लड में। कहाँ एक्यूमुलेट होने लगेंगे? ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, और मेनली जब वेस्ट हम चिल्लाते हैं तो क्या कहते हैं? यूरिया इन द ब्लड। ठीक है, और ये क्यों होगा? क्योंकि किडनी बड़ा ढंग से काम नहीं कर रही है, तो क्या कह देंगे? यूरेमिया। अब भैया थोड़ा थोड़ा काम भी नहीं कर रही, बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया, किडनी ने बेटा हड़ताल कर दी और कहा कि हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। अब बेटा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और दूसरी किडनी लगवानी पड़ेगी, वरना दिक्कत हो जाएगी। समझ पा रहे हो? जबकि यहाँ पर कंप्लीटली लॉस ऑफ फंक्शन नहीं था। रीनल कैलकुलाई बहुत सुना होगा बेटा, किडनी में पथरी हो गई, पथरी हो गई, पथरी हो गई, तो ये क्या है? स्टोन ऑफ किडनी। क्या है? स्टोन ऑफ किडनी। और स्टोन बनती क्यों है? डिपोजिशन ऑफ एक्सेस मिनरल एंड सॉल्ट्स, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ज़्यादा कैल्शियम खा लिया तुमने भावुक होके, तो क्या होगा? किडनी बनने, वो सॉरी, किडनी में स्टोन बनने के चांसेस हैं। अब एक और आया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ज़रा पीछे चलो। ये जो ग्लोमेरुलस था, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाए, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाए एक तरीके से, तो क्या कह देंगे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब यहीं पर प्रॉब्लम आ गई तो बताओ दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल शुरू हो जाएगी। तो जो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस है उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये हो जाएगा इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा? तो आज हम लोगों ने अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि तुमने पिछले वाले सेशन भी अच्छे से देखे होंगे, और आई होप कि ये वाला सेशन भी तुमने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और स्पेशली काउंटर करंट मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझा होगा। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्हें आज से पहले कभी भी समझ में ना आया हो, और हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जिनको समझ में आया हो, तो वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का सिलेबस आप रिवाइज कीजिए और इसके बाद अगले सेशन में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।